एक जमाना था जब कोलकाता देश के टॉप शहरों में हुआ करता था। ना सिर्फ ये देश का कैपिटल था, लेकिन इसे जाना जाता था एज गेटवे टू द ईस्ट। लेकिन पिछले 4 से 5 दशकों को अगर हम देखें तो कोलकाता अपनी रैंकिंग्स धीरे धीरे खो रहा है और दूसरे शहर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस इस बारे में बात तो करेगी कि कोलकाता का फॉल कैसे हुआ अलग अलग एस्पेक्ट से, लेकिन इस बात के ऊपर कम बात की जाती है कि क्या कोलकाता फिर से एक फ्लरिशिंग, इकोनॉमिकली डेवलप्ड और मॉडर्न इंडिया के अंदर हेवीली कंट्रीब्यूटिंग शहर बन सकता है या नहीं, और इन चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। दोस्तों, जनरली जब भी कोलकाता के फॉल की बात की जाती है तब लोग पॉलिटिक्स, वहां के लोग और कल्चरल इश्यूज को मेजर रीजन मानते हुए कोलकाता के फॉल के रीजंस को डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन ऐसे कई सारी चीजें हुई जो ना कोलकाता ना बंगाल के हाथ में थी, जो कोलकाता के फॉल को रोक सकते थे। और इन्हें जानना जरूरी है ये जानने से पहले कि क्या एक्चुअल में कोलकाता का राइज फिर से हो सकता है या नहीं। तो इन चीजों को एक एक करके समझते हैं। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे तब कोलकाता का पोर्ट उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ओपीएम ट्रेड चलता था चाइना के साथ में, जिसकी ग्रोइंग इंडिया और आसपास में होती थी। अब इसकी वजह से कोलकाता ना सिर्फ उनके लिए ट्रेडिंग हब बना, लेकिन यहीं पर उन्होंने उनके गवर्नमेंटल ऑफिसेस, उनके गवर्नमेंटल पोजीशंस यहीं पर होस्ट करना शुरू की। इसकी वजह से कोलकाता को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। ऑब्वियसली जो भी कैपिटल होता है, स्पेशली एक ऐसे राज्य के लिए जो कि कंपनीज और बिजनेस के जरिए अपने आप को ग्रो कर रहा है, वो ऐसी चीजों के अंदर इन्वेस्ट करेगा ही जो उनको ग्रो करने में मदद करे। फिर चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब्स हो, गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स हो, इंफ्रा हो, सारी चीजें कोलकाता को मिली और इंपॉर्टेंट ये बना। लेकिन जब ओपीएम वॉर्स के बाद में ओपीएम ट्रेड खत्म हो गया, उसके बाद में कोलकाता ज्यादा वल्नरेबल नजर आया। बहुत ज्यादा ये बॉर्डर के पास था, जो हमारे वेस्टर्न एंड थे पाकिस्तान के साइड के, वहां पर कहीं ना कहीं पर कंट्रोल रखना जरूरी था। और फाइनली 1911 में कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया। कैपिटल शिफ्ट होने के बाद में कोलकाता को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना बंद हुआ। नए मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे इंफ्रा पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, और धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट कोलकाता को मिलती थी वो मिलना बंद हुई। लेकिन इसके बावजूद कोलकाता की इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, इकोनॉमिकली ये काफी अच्छा था, इसके लिए इसको जरूरत भी नहीं थी ऐसे ट्रीटमेंट की। लेकिन वो भी धीरे धीरे कुछ ऐसे रीजंस की वजह से बंद होना शुरू हुई जो बंगाल के हाथ में नहीं थे। ये एक करके समझते हैं। पार्टिसिपेशन के बाद में बंगाल के ऑब्वियसली दो पीसेस हुए। हमें बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था वो देखने मिला, और ऑब्वियसली बंगाल यहाँ पे टूट गया, जिसकी वजह से जूट जो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी बंगाल में, वो बहुत ज्यादा हिस्से में बांग्लादेश में चली गई। और कोलकाता साइड के जो इंडस्ट्रियल आउटपुट्स इसके वजह से आते थे वो कम हुए। लेकिन इससे बहुत बड़ा झटका तब लगा जब इंडिया पाक वॉर हुआ और बांग्लादेश की स्थापना हुई ईस्ट पाकिस्तान से निकलकर। जब ये चीज हुई तब कोलकाता को ऑब्वियसली एक वॉर तो फेस करना ही पड़ा अपनी जमीन पे, जो ऑब्वियसली काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। लेकिन वॉर के बाद में बांग्लादेश में हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी बंगाल से आने वाले जूट के ऊपर, जो कि यहाँ पे जो लोग जूट की खेती पर डिपेंडेंट रहते थे उनके लिए जूट को अनप्रॉफिटेबल बना दिए। वहां पे से वो जूट अभी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इंडिया का मार्केट इतना बड़ा नहीं था, तो जूट इंडस्ट्री कम होना शुरू हुई। क्योंकि ये वॉर्स हुए उसकी वजह से एक और चीज देखने मिली, वो थी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का शिफ्ट होना। यहाँ पे कोई भी वल्नरेबल एरिया जब भी ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेफर करते हैं कि वो ज्यादा सेफ और स्टेबल एरिया में जाए। और बांग्लादेश की स्थापना के लिए जो वॉर हुआ था उसकी वजह से जो हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पहले ब्रिटिश का बैंक हुआ करता था, कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये वेस्टर्न साइड में शिफ्ट होना शुरू हुए क्योंकि कोलकाता काफी अनस्टेबल लग रहा था। ये सारी चीजों के ऊपर सरकार ने कोलकाता और बंगाल के ऊपर लगा दी थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। बेसिकली इस पॉलिसी के अंतर्गत ना सिर्फ बंगाल लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन स्टेट्स में से जो मालगाड़ियां सामान इन स्टेट्स में से दूसरे स्टेट्स में ले जाती थी सामान, उनको जो किराया लगाया जाता था वो बहुत कम था कंपेयर टू बाकी फ्री ट्रेड्स। इसकी वजह से होता यह था कि जो कंपनीज इन माल को खरीदती है, फिर चाहे वो कच्चा लोहा हो, कोल हो या ऐसी दूसरी चीजें, उनको कुछ खास कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ता था कि वो अपनी इंडस्ट्रीज देश में किसी और कोने में शिफ्ट करे या कोलकाता के पास में, क्योंकि रेलवे उनकी मदद कर रही थी रेट्स को इतना कम करने में कि बंगाल से वो चाहे तो महाराष्ट्र में पूरी ट्रेन भर के ले आए और उसमें फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में करे, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह से हुआ ये कि रॉ मटेरियल्स तो इन स्टेट से आ रहा था, लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से दूसरे स्टेट में इनकी फाइनल प्रोसेसिंग हो रही थी, और जो जॉब्स है, जो एक्चुअल मनी जनरेशन है, वो दूसरे स्टेट्स में होता हुआ नजर आया। और यहाँ पे कोलकाता को इसका बहुत बुरा असर देखने मिला। अगला रीजन था कोलकाता पोर्ट का छोटा होना। पहले के जमाने में बहुत बड़े बड़े शिप्स नहीं थे, सेल वाले शिप्स होते थे, आजकल जैसे कंटेनर शिप्स नहीं थे। इसके लिए कोलकाता का जो आप कह सकते हो डेल्टा या रिवर बेस्ड पोर्ट था वो इनफ था सारे ट्रेड्स के लिए। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा तो बड़े बड़े पोर्ट्स, बड़े बड़े शिप्स और कंटेनर कार्गो वेसल्स का जमाना आया। कोलकाता का पोर्ट समंदर के पास में नहीं था, इसके वजह से जो मुंबई का पोर्ट है, गुजरात के पोर्ट है, चेन्नई के पोर्ट है, इनको प्रेफरेंस मिला, जो कि मेन हब्स होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, और ये भी एक रीजन बना। लास्टली जो रीजन सब लोग वैसे कहते हैं कोलकाता के फॉल के लिए, वो था यहाँ का पॉलिटिक्स। कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत लंबे समय तक कोलकाता और वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेवलेंस रहा और आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो आइडियोलॉजी होती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स की, वो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रोकना, एट द सेम टाइम जो छोटे छोटे लेवल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है
उनको प्रेफरेंस देना। प्रॉब्लम ये हुआ कि कोई भी यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आ पाई किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी इंडस्ट्री एक्चुअल में मेगा नहीं बन पाई। इसके बाद में जो छोटी इंडस्ट्रीज है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं की। यहाँ पर लेबर यूनियंस के जरिए लोगों का हरासमेंट, कंपनी ओनर्स का हरासमेंट होता रहा। जो लेबर्स इस तरीके से मिलते थे उनको कोई कंपनी परमानेंट जॉब पर रखना नहीं चाहती थी। इसकी वजह से आज भी कोलकाता या वेस्ट बंगाल के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन परमानेंट वर्कर्स देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ इन चीज़ों की वजह से जो दबदबा था यूनियंस और इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाले लोगों का, वो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी बढ़ा और जो सिग्निफिकेंट एक स्टॉक एक्सचेंज था देश के अंदर वो डिक्लाइन होते हुए नजर आया, क्योंकि यहाँ पर सेफ नहीं माना जा रहा था अपनी कंपनीज को लिस्ट करने के लिए। और ये वो रीजंस थे जिसके वजह से कोलकाता के अंदर डिक्लाइन देखने मिला। जो लास्ट का रीजन मैंने बताया वो जनरली लोग मानते हैं क्योंकि जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज कोलकाता में जाना चाहते थे, बंगाल में जाना चाहते थे, फैक्ट्री सेटअप करना चाहते थे, उनको इन्हीं रीजंस की वजह से वहां से भगाया गया था। लेकिन इसकी जो जड़ें है वो उसके बहुत पहले से लगना शुरू हुई थी। ये वो समय भी था जब कोलकाता का पॉपुलेशन इंडिया के हिसाब से बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट हुआ करता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर बहुत लंबे समय तक अपना बेस बनाकर बैठे थे। तो यहाँ के लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करना उनके फायदे में था, क्योंकि वही लोग उनके लिए बाद में काम करते थे, चाहे वो स्कूल्स में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो या कहीं पर भी। इसके लिए कोलकाता को कुछ बेस्ट कॉलेजेस मिले, हाईएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग रेट मिला, लिटरेसी यहाँ की अच्छी थी और कल्चरली भी ये शहर बहुत ज्यादा आगे था देश के किसी भी कोने से। लेकिन प्रॉब्लम ये आने लगा 1960-70s के बाद में कि यहाँ पे लोग तो स्किल्ड है लेकिन उनके स्किल को इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा चीजें थी नहीं, और एक मास माइग्रेशन भी शुरू हुआ बंगाल रेसिडेंट्स का देश के दूसरे कोनों में। अगर आप 1980s और 90s की कई सारे फैक्ट्रीज की स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि टॉप पोजीशंस पर लोग बंगाल से हुआ करते थे, लेकिन वो वहां पे रहते नहीं थे। और ये एक बहुत बड़ा जो आज हम इंटरनेशनल लेवल पर ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वही सिमिलर चीज नजर आई इंटरनली देश में ही। और आज भी वैसे कई स्टेट्स के अंदर ये चीजें हो रही है, लेकिन ये भी कोलकाता का मेजर रीजन था। वैसे आज भी स्किलिंग और एजुकेशन इंपॉर्टेंस, चीजों को अपडेटेड तरीके से जानने की जो जरूरत है वो कम नहीं हुई है। बेस्ट स्किल्स जो है वही आपको आगे लेके जा सकती है, और इन्हीं स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आपकी मदद कर सकता है स्किल लिंक, जो वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, जो गैप बिटवीन एकेडमिया और इंडस्ट्री कवर करता है स्टूडेंट्स के लिए, फिर चाहे वो प्रोफेशनल हो या अर्ली जॉब सीकर्स। स्किल लिंक 4 पिलर्स पे काम करता है। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास करिकुलम है जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बनाया है, प्रोजेक्ट बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग है स्टूडेंट्स के लिए, लाइव टेक्निकल सपोर्ट और डेडिकेटेड कस्टमर सक्सेस टीम। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसी भी फील्ड में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा साइंस, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, मशीन लर्निंग, एम्बेडेड इंजीनियरिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स, डिजाइन इंजीनियरिंग, कन्वर्सेशनल एआई, इन जैसी चीजों के बारे में भी आप यहाँ सीख सकते हो। 2000 से ज्यादा जॉब ऑफर्स, 300 से ज्यादा रिक्रूटिंग कंपनीज और 15,000 से ज्यादा एक्टिव लर्नर्स ये यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। करिकुलम, पार्टनरशिप्स, कोर्स डिजाइन, सॉफ्टवेयर एक्सेस, ये भी स्किल लिंक ही आपको प्रोवाइड करता है। और इनके साथ में मैथवर्क्स, डसॉल्ट सिस्टम्स, रेनॉ, निसान, बेंटली सिस्टम्स, AMTS जैसी बड़ी बड़ी फर्म्स भी काम कर रही है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए स्किल लिंक को चेकआउट करें और 15% डिस्काउंट पाए फ्री करियर गाइडेंस सेशन के साथ स्किल लिंक पे रजिस्टर करते हुए। अब इन डिटेल तो जान लिया कि कोलकाता किस तरीके से फॉल हुआ, अब राइज कैसे होगा, वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं। कोलकाता को 4 चीजें चेंज करने की जरूरत है अगर उनको बाकी शहरों के कंपटीशन में रहना है या उनसे आगे जाना है। सबसे पहले होगा फ्रेंडली नेचर टुवर्ड्स बिजनेस, जो बहुत लंबे समय तक कोलकाता के अंदर एक कहीं ना कहीं पर आदत हो गई थी लेबर यूनियंस की, वर्कर्स पावर की, बड़े इंडस्ट्रीज को छोटे छोटे लोगों के ग्रुप को द्वारा दबाने की। वो अगर कम नहीं हुआ तो कोई भी इंडस्ट्री कोलकाता के अंदर इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जब कोई बड़ी कंपनी किसी भी स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करती है तो उनके लिए जरूरी होता है कि उनको थोड़ा फ्रीडम दिया जाए ताकि वो रैपिड एक्सपांशन कर पाए। अगर आप देखते हो कि देश के वन ऑफ द बिगेस्ट IT हब्स जो बने हैं आज देश के अंदर, अगर हम बेंगलुरु की बात करें कर्नाटका की, तो यहाँ पर जो स्पेशल जोन बना इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अंदर, उसने पनपने दिया ऐसे एनवायरमेंट को जहां पर IT बिजनेस अपने हिसाब से जो चाहे वो करते हुए बहुत तेजी से एक्सपांशन कर सकती थी। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस आए, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो, उन रूल्स को इनैक्ट करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स है वो बैठकर इन चीजों को स्लो कर रहे हैं, तो कोई इंडस्ट्री को पसंद नहीं है, क्योंकि प्राइवेट मार्केट के अंदर स्पीड को इंपॉर्टेंस है। और ऑब्वियसली आज के डेट में जब दूसरे स्टेट्स में ऐसी चीजें ज्यादा बेहतर मिल रही है तो कोलकाता के अंदर इन्वेस्ट वो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर ये चीजें उनको स्लो कराएगी। वैसे कोलकाता शांत नहीं बैठा है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है। 2021 में रिवाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है कोलकाता के लिए या वेस्ट बंगाल के लिए, जहां पर मेजर काम किया जा रहा है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए, और इसका असर देखने भी मिल रहा है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। दूसरा जो मेजर रीजन कोलकाता को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है वो है
पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि अडानी ग्रुप ने 25,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर जीता है और अप्रूवल पाया है वेस्ट बंगाल के ताजीपुर के अंदर एक नया पोर्ट बनाने के लिए। ये कोलकाता के लिए और वेस्ट बंगाल के लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज जब देश के कई सारे स्टेट्स के अंदर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश या फिर केरला भी, यहाँ पर मेगा स्केल के पोर्ट्स बन रहे हैं और ऑपरेशनल है कुछ स्टेट्स के अंदर। ऐसा कोई पोर्ट अब तक वेस्ट बंगाल में नहीं अवेलेबल था, लेकिन वो बनेगा ताजीपुर में। इस वजह से होगा ये कि जो इंडस्ट्रीज आकर सेटअप होती है कोलकाता के अंदर, वो हाई वैल्यू वाली भी हो सकती है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इसकी वजह से बहुत कम हो जाएगी। सी के द्वारा चीजें भेजना बहुत सस्ता होता है और पोर्ट्स इसके लिए जरूरी है, जो कि वहां पे बनना जरूरी है। और जो रिवर वाले पोर्ट्स आज कोलकाता के अंदर है, वो मॉडर्न डे में कंपेटिटिव नहीं है। दूसरा है इंफ्रा। जब लेट 70s 80s 90s में चीजें शुरू हुई, तब वेलफेयर एंड अदर स्कीम्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया था रादर देन डेवलपिंग पब्लिक इंफ्रा। इस वजह से चाहे वो रोड्स हो, रेलवेज की कंडीशन हो, जो हाई लेवल हाई स्पीड लॉजिस्टिक्स हो, यहाँ पर आज भी कोलकाता बहुत पीछे है। इनफैक्ट कोलकाता का जो पैसेंजर एयरपोर्ट है, इसे वन ऑफ द वर्स्ट रेट्स किया जाता है कई सारे रेटिंग लिस्ट के अंदर, लेकिन ये चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, चाहे वो पैसेंजर्स के हिसाब से हो या कमर्शियल या बिजनेस। जब तक ये चीजें इंप्रूव नहीं होती, तब तक कोई भी बिजनेस यहाँ पर आके इन्वेस्ट नहीं करने वाला। और इंफ्रा जो है दो तरीकों से डेवलप होगा। एक ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल स्टेट लेवल पे चीजें कर सकती है, जो कि कर रही है लेकिन स्लो है, और दूसरा है डायरेक्टली सेंट्रल लेवल के द्वारा। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की जो नदियां है, उनको टैप करने की कोशिश की जा रही है रिवर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एट द सेम टाइम कुछ हाईवे प्रोजेक्ट्स है, कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स है, वो भी वेस्ट बंगाल में से गुजर रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स भी है, जो वेस्ट बंगाल में से होते हुए म्यांमार जैसे देशों के अंदर जाएंगे। इनफैक्ट आगे तक थाईलैंड तक का भी प्लान है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी ऑन स्पीड है, जो कि इस स्टेट के इंफ्रा को बेहतर बना सकते हैं, कंपेटिटिव बना सकते हैं दूसरे स्टेट्स के हिसाब से। तीसरी चीज जो कोलकाता को चेंज करने की जरूरत है, वो है यहाँ का एटीट्यूड। अब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कहीं ना कहीं पर कई सारे लोगों के लिए ऑफेंडेबल हो सकता है, कहीं ना कहीं पर ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, लेकिन फिर भी इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोलकाता जाना जाता है एक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस के तौर पर, जहाँ पर लिटरेसी, कल्चरल वैल्यूज और ओवरऑल प्राइड लिया जाता है यहाँ के आर्ट्स एंड वैल्यूज के अंदर। इसके वजह से कहीं ना कहीं पर जो एटीट्यूड है फास्ट पेस मूविंग वर्ल्ड की तरफ, वो अलग है वेस्ट बंगाल का कंपेयर टू दूसरे स्टेट्स। अगर आप कभी इस शहर के अंदर गए हो, आपने कुछ दिनों यहाँ पर गुजारे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ का एटीट्यूड बहुत ज्यादा लेड बैक है। जो कई शहरों के अंदर फास्ट पेस लाइफ देखने मिलती है, जो भीड़ भाड़ देखने मिलती है, जो क्राउड के अंदर केओस देखने मिलता है, वो कोलकाता में से आज मिसिंग है, जो एक जमाने में बहुत हुआ करता था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एटीट्यूड लेड बैक है, प्रॉब्लम ये है कि जो ये एटीट्यूड है, इसको चेंज करना समय के हिसाब से भी बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन जो है इस स्टेट की, वो नहीं कर पा रही। जिसकी वजह से आज भी अगर हम बात करें हाई एंड जॉब्स के हिसाब से, तो वन ऑफ द हाईएस्ट माइग्रेशन स्टेट निकल कर आता है कोलकाता, क्योंकि लोग एजुकेटेड तो है, समझदार तो है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है। और अपॉर्चुनिटीज क्यों कम है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात। तो ये एटीट्यूड चेंज करना जरूरी है वर्किंग लाइफ की तरफ, ताकि यहाँ पर ऐसा एनवायरमेंट बन पाए कि कंपनीज आए, इन्वेस्टमेंट आए और चीजें आगे बढ़े। लास्ट जिन चीजों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना जरूरी है, वो है यहाँ का कंपटीशन, और साथ साथ कहे तो कंपटीशन इन न्यू स्पेसेस। दोस्तों कुछ लहरें आई थी देश के अंदर 80s 90s और 70s में आई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहरें, स्टील, मेटल्स, मिनरल्स, केमिकल्स, इन चीजों की यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। इसके बाद में हमें देखने मिली 90s और अर्ली 2000s में ऑटोमोटिव की लहर, जहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियां बनना देश में शुरू हुई। लेट 90s 2000s और आज के दशक में भी हमें देखने के लिए मिल रही है आईटी वेव, जिसने सदर्न इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा तहलका मचाया, उन स्टेट्स को टॉप स्टेट्स के अंदर बनाया कुछ ही सालों में। और अभी कुछ वेव्स आ रही है, फिर चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की हो, वो वेव्स हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पर कोलकाता इन चीजों के ऊपर डेडिकेटेड फोकस देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जनरली आप किसी भी स्टेट को देखोगे जो स्पेशलाइजेशन करता है किसी भी चीज के अंदर, जैसे गुड़गांव जो है वो फोकस करता है ऑटोमोटिव जैसी चीजों के अंदर, नोएडा अभी आईटी एंड सर्विस में घुस रहा है, बेंगलुरु आईटी के लिए है, मुंबई फाइनेंस के लिए है। तो वैसा कोई भी अब तक कोलकाता के अंदर बहुत बड़ा ऐसा पॉलिसी नहीं है जो कि एक किसी पर्टिकुलर फ्यूचर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करे, ताकि अगर उन चीजों को ध्यान से किया जाए तो आगे जाकर कोलकाता उसमें डोमिनेट कर पाएगा। लेकिन इस बात पे हो नहीं रहा है कुछ। अब बात कर लेते हैं अब तक गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब देखते हैं क्या राइट नाउ हो रही है चीजें कोलकाता एंड बंगाल में, जो कि पॉजिटिव आउटलुक देती है। सबसे पहली बात, जो नए आईटी पार्क्स बन रहे हैं कोलकाता के अंदर न्यू टाउन एरिया में, वो बहुत ज्यादा प्रेफरेबल बन रहे हैं कई कंपनीज के लिए। इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, सारे यहाँ पर एकर्स एंड एकर्स में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने कैंपसेस का। यानी यहाँ पर ये इंडस्ट्री एटलीस्ट कुछ हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी, कंपेरेबल ये बनेगी देश के दूसरे शहरों से। इसके अलावा जो मैंने पहले बात की थी, यहाँ पर एक नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अनाउंस की गई है कोलकाता के लिए, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि डेवलप करेगी स्टेट को ज्यादा तेजी से। और दो एस्पेक्ट्स इसके रखे गए हैं, नई चीजें बिल्ड करना और एग्जिस्टिंग चीजों को इंप्रूव करना। ये पॉलिसी वैसे टाइम बाय टाइम अपडेट हुई है, 2013 में भी आई थी, लेकिन जो पिछले साल की पॉलिसी है, ये वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो इफेक्टिव पॉलिसीज बन सकती है, क्योंकि
इसने लाइन टू लाइन चीज़ें को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई किया है जो दूसरे स्टेट्स के अंदर सक्सेसफुल रही है, और इसको जैसी उम्मीद है कि ईज ऑफ बिजनेस आएगा, कंपनीज जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी, कोलकाता के अंदर आएगी और इस वजह से ऑब्वियसली फायदा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं पर मेंटेलिटी शिफ्ट है कि चीज़ों को इंप्रूव करना जरूरी है, और लास्टली जो फ्यूचर है इंफ्रा का वो भी एटलीस्ट एक अच्छे लेवल तक ब्राइट नजर आ रहा है, जो कि जरूरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। और आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आपको क्या चीजें सही क्या चीजें गलत लगती है इस वीडियो के लिए, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो स्किल लिंक, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और इस लिंक को चेकआउट और इस लिंक के जरिए आपको 15% का बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ साथ फ्री करियर गाइडेंस सेशन भी स्किल लिंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी स्किल लिंक के लिए रजिस्टर जरूर करिए।